ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ 2016 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਅ ਕੇਸ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਡੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, BPO। BPO stands for, BPO stands for what? Business processing outsources, business processing outsources, या business processing output, या business processing prevailing outsourcing, या business privileges output। सो दैट इज द राइट आंसर है। BPO की फुल फॉर्म की आ बिजनेस प्रोसैस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसैस आउटसोर्सिंग। सो बेसिकली BPO का जोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा हिंट दे देना भी BPO होंदा की आ। BPO जोड़ा होंदा वा वो एक स्ट्रैटजी आ जिथे कि आपां किसी बाहरली कंपनी नूं परफॉर्म, सपोज करो मेरी ए कंपनी आप शॉर्ट दे विच कर लैंदे आ कि मेरी ए कंपनी आ, मैं किसी बाहरली कंपनी नूं मीनस B कंपनी नूं हायर कर लेना कोई ना कोई टास्क करवाउण दे लई उन्हां तो कोई टास्क करवा लेना। सपोज करो मैं असैंबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट करवाना तो एक अद्धा पार्ट उन्हां तो असैंबल करवा के वो खुद वापस लेना था बिजनेस प्रोसैस आउटसोर्सिंग। मतलब आप जिहड़ा आउटसोर्सिस तो काम करवाने उस चीज़ नूं कहंदे ने। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड अ सपोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्री। वैरी सिंपल क्वेश्चन। कहता किहड़ी इंडस्ट्री जिहड़ी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ D। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following is a definition of the multinational enterprises। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज की की डेफिनेशन है, अ कंपनी हेडक्वार्टर इन अ वन कंट्री बट हैविंग ऑपरेट इन अदर कंट्री। B, अ कंपनी ऑपरेटिंग इन अ एमर्जिंग इकोनमीज, मतलब जिथे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। या कंपनी एम्पलॉइज अ फॉरन नैशनल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर की है मल्टीनेशनल की कंपनी की गल हुई है जिथे कंपनी एक हैडक्वार्टर एक कंट्री होंदा तो वर्कआउट वो ऑपरेट, मतलब वर्कआउट वो अलग अलग कंट्रीज के करती है। सो राइट आंसर इज A। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन, एन आउटसोर्सर इज़ ऑलवेज लोकेटेड इन अ फॉरन कंट्री। आउटसोर्सस की होंगे ने? आउटसोर्सर आप हुणे BPO पढ़ के हटे, थोड़ा जे तुसीं उस वर्डिंग ध्यान नाल सुनी होवे तां इत्थे तुसीं इमीडिएटली आंसर दे दोगे। आप BPO पढ़िया सीगा। सो आउटसोर्सर कहंदा इज़ ऑलवेज लोकेटेड इन अ फॉरन कंट्रीज दे विच होंदे ने। जनरेटेड रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग फॉर अनदर कंट्री, अनदर कंपनी। प्रोवाइड अ रीसाइकलिंग कैपेबिलिटीज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली प्रोड्यूस अ स्टैंडर्डाइज पार्ट। सो हुण आपां गल कीती सी कि ये की करदे ने BPO। आप हुणे गल कीती सी कि ये कंपनी अपना प्रोडक्ट आ जिहड़ा वो किसी स्पैसीफिक कंपनी तो बनवाउंदी है और वो ये कंपनी की करती है, इहदा काम ही है कि ये आउटसोर्सिंग का काम करती है कि दूसरी कंपनीज़ नूं कोई ना कोई सर्विसिज प्रोवाइड करते हैं। सो ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो राइट आंसर इज 35th का जो राइट आंसर वो की होगा B, जनरेट इट्स रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग फॉर अनदर कंपनी। ए B कंपनी की है वो ए दे लई कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दिंदी है। सो राइट आंसर इज B। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन, IRDA बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDA ये उपर एक स्पैसीफिक वीडियोज़ भी बनी है, फुल फॉर्म्स की कदों इस्टैबलिश होया, इस ध्यान सुनो। लास्ट वीडियोज़ देखियो तुसीं, सीरीज़ बनी हुई है एक प्रॉपर।
सो एक्सपेंड द फॉर्म ऑफ द IRDA IRDA की है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंश्योरेंस रिफॉर्म डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंश्योरेंस रिकन्स्ट्रक्ट डेवलपमेंट एक्ट या इंडियन री इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो जी IRDA की फुल फॉर्म आ वो की आ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आ। सो ये जो राइट आंसर होगा वो की होगा, ये असल में होंदा की है, इस चीज़ थोड़ा होर सुन लो। IRD की है ये अपैक्स बॉडी आ कदली जी कि सुपरवाइज करती है तो रेगूलेट करती है इंश्योरेंस सैक्टर ऑफ द इंडिया, जिन्ना भी इंडिया के इंश्योरेंस सैक्टर आ उस चीज़ को रेगूलेट करती है IRDA। सो जो 36 का जो राइट आंसर आ वो की आ ए इंश्योरेंस रेगूलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लीयर। सो राइट आंसर इज ए। थोड़ा पता होना चाहिए कि IRDA ये अपैक्स बॉडी है और इंश्योरेंस सैक्टर में इंडिया के कंट्रोल करती है। नैक्सट हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सैक्टर कंपनी प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस कवर टू द एक्सपोर्टर्स। कहते कि है जी पब्लिक सैक्टर की कंपनी आ जी एक्सपोर्टर्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। नाबार्ड हुण ये एक स्पैसीफिक वीडियो बनी हुई है, मैं थोड़ा वह लिंक है जो डिस्क्रिप्शन जाके देख लो, वो नाबार्ड SIDBA IRDA इन्होंने सारे के बारे एक्सप्लेन किया है कि कि ऑब्जेक्टिव आ, मतलब नाबार्ड आ वो कद लिए इस्टैबलिश हुई सी, SIDBI कद लिए इस्टैबलिश हुई सी, ये सारे एक्सप्लेन किए हुए। सो बेसिकली इतने क्वेश्चन की पूछा कि पब्लिक सैक्टर कंपनी प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस टू द एक्सपोर्टर। सो IRDA आप हुणी गल करके हटी हैं, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता वा इंडिया के अंदर इन अथॉरिटी। ठीक है जी, जी नाबार्ड आ वो रूरल एरिया डेवलपमेंट करता, रूरल एरिया अपना जो प्रोवाइड करता एग्रीकल्चर से ECGC है जी वो की प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस सैक्टर नू प्रोवाइड करती है बच्चे, इंश्योरेंस कवर करती है ECGC। सो ये जी फुल फॉर्म की आ वो थोड़ा पता होनी चाहिए, लिख लो अपनी कॉपीज़ के उपर। ECGC की फुल फॉर्म की आ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्लीयर। सो दिस इज़ द राइट आंसर ए। जोड़ा एक्सपोर्ट आ एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज लिए वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया क्रेडिट सर्विसेज में। सो नैक्सट क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म आ रही है एग्जाम्स के बड़े इंपॉर्टेंट आ। देखो अगेन एक होर क्वेश्चन आ गया, रिकनस्ट्रक्शन ऑफ द सिख पब्लिक सैक्टर यूनिट इज टेकन बाय द, कहते जी रिकनस्ट्रक्ट मतलब पब्लिक सैक्टर के अंदर जिन्हें भी कंपनीज है जी मतलब सिख मतलब इतने बीमार मतलब कि थोड़ा बहुत समस्या आदियाँ वो नहीं चल पाँदियाँ, तो उस चीज़ को कौन टेक ओवर करता, कौन टेक ओवर करता इस चीज़ को। सो जो राइट आंसर आ वो है वा हुण जे आपां नूं इन्हां दी फुल फॉर्म्स पता होणगियां ना तां ही आपां आंसर टिक कर पावांगे। जे आपां नूं इन्हां सारिਆਂ दी फुल फॉर्म्स पता होणगियां तां ही आपां आंसर टिक कर पावांगे। असल दे विच इहदा जिहड़ा राइट आंसर आ रिकनस्ट्रक्शन ऑफ द सिख पब्लिक सैक्टर यूनिट इज टेकन बाय द BIFR। सो मतलब सी आंसर BIFR। हुण इहदी मैं फुल फॉर्म दस्सण लग्या, ध्यान नाल समझो, जे फुल फॉर्म पता होगी तो आपां नूं आंसर आ जाऊगा। देखो BIFR की फुल फॉर्म आ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल सो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR। सो राइट आंसर इज सी। ये थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा फुल फॉर्म्स याद करके जाओ कि और ये बारे भी पढ़ के आए होंगे कि मैं थोड़ा दस ही दिता कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इज़ अ एजेंसी। एक एजेंसी आ गवर्नमेंट द्वारा सैटअप किया गया जिहदा कि मेन परपस की आ कि जिहड़ियां इंडिया दे विच बीमार सिकनेस इंडस्ट्रीज कंपनीज ने उन्होंने हैल्प करना ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। क्लीयर। इसका मेन परपस यही है। नैक्सट क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द PSC। हुण PSC की आ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस। ये 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ पेपर होया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आया वा 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो पब्लिक सैक्टर इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की आ क्लोजिंग डाउन
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब की है कि पब्लिक सैक्टर किवें खत्म हो रहा, क्लोजिंग डाउन होना तो बंद हो जाता है ना। इन्वेस्टिंग इन न्यू एरियाज जे आप इन्वेस्ट करांगे तो उन्होंने डिसइन्वेस्ट नहीं कह सकते। बाइंग शेयर्स जे आप शेयर्स बाय कर रहे दैट मीनस कितना कितने अपनी कंपनी डेवलप कर रही है। बट सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सैक्टर और अ पब्लिक सैक्टर, जे आप अपने जी पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज है जो शेयर्स में बेचा जा रहा है दैट मीनस वो कंपनी हौली हौली वो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। सो राइट आंसर इज ए। क्लीयर। 39th जो राइट आंसर है की ए। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा वा, कहता IFRS। हाँ जी, ये तो बहुत सौखा, अपने अकाउंट्स की 11th क्लास की बुक के फर्स्ट चैप्टर के ही मिल जाता। IFRS स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो जो 40th का जो राइट आंसर है वो की आ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये अपना 11th क्लास दे विच स्टार्टिंग फर्स्ट 2 चैप्टर दे विच ही आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाती है। सो नैक्सट क्वेश्चन, वट इज़ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज किनू कहते? देखो आपको पता जी मॉर्टगेज किनू कहते, उधार देना, लोन देना। बट जो इतने ऑप्शनस दित्तियां तो तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे तो तुहानूं होर ही कुछ लगूगा। अ सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। कहते अ सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी कद लई फॉर अ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। जी मतलब जो भी डिपॉजिट रिसीव किए वो कादी सिक्योरिटी, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता। सो ये नहीं होगा। नैक्सट, अ सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन अ इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर द लोन गिवन बाय द बैंक। हाँ जी, 41 का जो ऑप्शन देखो ये की कह रहा वा, सैकेंड ऑप्शन की कह रहा है कि जोड़ा बैंक द्वारा लोन दिता जाता वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज दे एज अ सिक्योरिटी रखे जांदियां हो। सो जो राइट आंसर है वो यही है। बट आप अगे भी पढ़ते हैं, आ क्रिएट आ मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं होंगे। मूवेबल तक हम बाइक आ स्कूटर वो कम बैंक आ जी डिपॉजिट आ गया, पहले गल डिपॉजिट की गल नहीं। दस मूवेबल प्रॉपर्टी के उपर बैंक्स कदे भी लोन नहीं देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टीज से ज़्यादातर आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो राइट आंसर इज बी। क्लीयर, ऑप्शन समझ लग गया। आ सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन, सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के उपर फॉर अ लोन गिवन बाय द बैंक। जी बैंक लोन दी है, सपोज करो छोटी एग्जाम्पल कि मैंने लोन चाहिए, मेरे को कोई प्लॉट हो, सो मैं प्लॉट की रजिस्ट्री अगे भी रख के लोन लै सकता। सो द मीनिंग ये है। नैक्सट क्वेश्चन, मिल्टन फ्राइडमैन सेड दैट there is only a one social responsibility for a company to use its resources। कहता मिल्टन फ्राइडमैन ने की क्या कि एक ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, क्योंकि वो जो सोसाइटी के जो रिसोर्सिज यूज़ करते हैं। सो दी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है 42 का जो ऑप्शन ए है वो कहना गिव एज अ मच टू अ चैरिटेबल कॉजेज एज पॉसीबल, या इंश्योर एम्प्लॉयमेंट, या इंक्रीज द प्रॉफिट एज लॉन्ग एट इट्स रिमेन विद इन यूज ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्रोवाइड अ गुड फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गल की गई है कि फ्राइडमैन कह रहा है कि किहड़ी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो रिसोर्सिज यूज़ करती है। देखो एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये रिसोर्सिज का कोई लिंक नहीं। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, राइट है, ऑप्शन सही है। प्रोवाइडिंग अ गुड फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर, ये भी होना ही चाहिए। कंपनी को एक वर्करस को सोसाइटी के जोड़े वर्करस काम करते हैं उन्होंने मतलब प्रोवाइड करवाना चाहिए। गिव एज मच टू चैरिटी कॉज एज पॉसीबल, कहते क्योंकि आप रिसोर्सिज यूज़ करते चैरिटी भी देनी चाहिए, ये भी हैगा वा। बट जोड़ा राइट आंसर आ वो सी आ। ध्यान नाल पढ़ के देखो, इनक्रीज प्रॉफिट्स, कहता प्रॉफिट्स भी आप इनक्रीज करना एज लॉन्ग एज इट रिमेन विद इन रूल्स ऑफ द गेम। कहता जो भी अपने रूल्स ने मतलब जो भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रह के अपन अपने प्रॉफिट्स नू इनक्रीज करना चाहिए। सो फ्राइडमैन ने, मिल्टन फ्राइडमैन ने यही कहा सीगा कि आप अपने रिसोर्सिज नू यूज़ करते हुए आप अपने प्रॉफिट्स नू भी इनक्रीज करना। क्लीयर। सो मिल्टन फ्राइडमैन ने यही कहा सीगा। नैक्सट क्वेश्चन, सो ये अंदर यही सीगा कि मिल्टन फ्राइडमैन ने असल जो बेसिकली स्ट्रैस दिता वो इस चीज़ दिता कि बिजनेस अपना प्रॉफिट्स नू इनक्रीज करे विद इन द सोशल रूल्स एंड रेगूलेशन दे विच रह के, ताकि वो लॉन्ग रन दे विच वो अपना सर्वाइव कर सके।
clear? So right answer is C. Next question. Management of a social responsibility include all except, कहना मैनेजमेंट जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ इंक्लूड कर दिया कि नहीं इंक्लूड कर दी ऑप्शंस देखो, इकनॉमिक प्रॉफिट्स ਨੂੰ इंक्लूड कर दिया है ना, लीगल भी यूज़ कर दिया, एथिकल भी होना चाहिए, केयर टेकर नहीं होना चाहिए। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर आ बी एक्सैप्शन पूछी ਸੀਗੀ, सो ਜਿਹੜਾ राइट आंसर आ वो की आ बी। नैक्सट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन की कहना मैकेनिज़म टू प्रोटैक्ट द प्राइवेट नैटवर्क फ्रॉम एन एक्सटर्नल साइबर अटैक। जे तुसीं थोड़ा बहुता भी आप चंगी तरह लैपटॉप यूज़ करते, इंटरनेट यूज़ करते वक्त, तो तुसीं देखना आप फायरवॉल यूज़ करते हैं। ये अंदर फायरवॉल की आपको प्रोटैक्ट करती है प्राइवेट नैटवर्क्स तो है ना, प्रोटैक्ट कर दिया। नैक्सट विच टाइप ऑफ एडवरटाइज अपीयर ऑन अ वैब पेजिस के उपर किस तरीके दी एडवरटाइज आउंदियां ने। हम जे आप नॉर्मली देखांगे जी पॉप अप आउंदा है ना, पॉप अंडर एंड एड आउंदा, डिस्काउंट भी आउंदा, बट वो कहता किस तरीके दियां अपीयर ऑन अ वैब पेज। सो किस तरीके दे हुंदे ने, बैनर्स ऐड हुंदे ने, बैनर्स बने हुंदे ने साइड ते, एडवरटाइज चलदी हुंदी ने। सो जो 45 का जो राइट आंसर है वो की है सी। नैक्सट हाँ जी, इन्वायरमेंटल प्रोटैक्शन एक्ट 1986 ये याद होना चाहिए, सिंपल जावा, ये भी नहीं गा। नैक्सट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बेसिकली यह क्वेश्चन आते नहीं गए क्योंकि बहुत तरह के डेज होंगे ने। वर्ल्ड 2016 के कोई GK का क्वेश्चन आ गया सी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सैलीब्रेटेड ऑन अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 47 का जो राइट आंसर आ तुसी हुणी 5 जून जो मना के हटो की आ बी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नैक्सट क्वेश्चन वट इज़ द परपस ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड का जो परपस आ वो की आ, बैलेंस स्कोर कार्ड का परपस की आप ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू कंबाइन अ रेंज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स ऑफ द परफॉर्मेंस, टू रिलेट अ बिजनेस परफॉर्मेंस टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू measure the contribution of the people to the business growth, या टू relate the business performance to the financial measures। सो जो बैलेंस स्कोर कार्ड आ वो की डिफाइन करता, वो करता बैलेंस स्कोर कार्ड असल में गल की गई है कि परफॉर्मेंस नू चैक करता। स्कोर कार्ड है ये स्कोर कार्ड की कह रहा डिफाइन करता वा कि आप बिजनेस की जी परफॉर्मेंस आ ਉਹਨੂੰ ਇਹ डिफाइन करता, बिजनेस की परफॉर्मेंस ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ टू रिलेट अ बिजनेस परफॉर्मेंस टू द कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं, बिजनेस की अपनी परफॉर्मेंस ਨੂੰ ਉਹ इंडिकेट करता वा। सो ना कि कंट्रीब्यूशन टू द, ना ही आह ਜਿਹੜਾ ਦਾ राइट आंसर आ वो ये आ। थोड़ा जिहा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ियो जरूर। बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ कि ओवरऑल सारे बिजनेस के आसपैक्ट्स ਨੂੰ ਉਹ बिजनेस के अंडर कंसीडर किया जाता, स्कोर कार्ड के अंदर डिस्कशन किया जाता। और ये बैलेंस स्कोर कार्ड की आ इंडिकेट करता किस चीज़ में, बिजनेस की परफॉर्मेंस में। सो राइट आंसर इज ए। नैक्सट हाँ जी, कोपरा कंज्यूमर ऑपरेटिंग प्रोटैक्शन रेगूलेटरी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट या कंज्यूमर प्रोटैक्शन अथॉरिटी। बेसिकली जो ये क्वेश्चन आया सी ना तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए सी, पहला तो है नहीं तो क्लीयर सीगा कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट दे विच या कंज्यूमर प्रोटैक्शन अथॉरिटी दे विच। बट तुसीं इस चीज़ नूं याद रखना कि ये जो मेन राइट आंसर आ 49th का जो राइट आंसर आ वो की आ कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट। आपां कदे अथॉरिटी पढ़े नहीं गा, कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट के बारे ही है। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन मराइन इंश्योरेंस मे बी कवर द लॉस और डैमेजिज टू द, कहना मराइन इंश्योरेंस किस चीज़ नूं कवर करता, शिप के लॉसिस नूं, कार्गो या एनी अदर सब्जैक्ट टू द मराइन एडवेंचर्स। सो जो राइट आंसर है वो डीओस हर तरीके के डैमेजिस नूं कवर करता। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल मॉडल यूज टू एक्सप्लेन हाउ एडवरटाइज वर्क। कहते इन्हां चों किहड़ा मॉडल आ जिहड़ा कि डिफाइन करता एडवरटाइज के वर्कआउट नूं एक्सप्लेन करता है ना। सो ये जी मतलब हम उही गल कि जे आपको ऑप्शनस की फुल फॉर्म पता वा तो ही आप आंसर दे पावांगे। सो बेसिकली जो राइट आंसर आ स्वॉट की फुल फॉर्म सबनों पता होगी, स्ट्रेंथ वीकनैस है ना। सो ये तुसीं पढ़िया होया स्ट्रेंथ वीकनैस और थ्रैट है ना। सो ये एडवरटाइज की कोई गल नहीं की। सो इन्ना आप ऑप्शन नहीं हो सकती। जिहड़ी राइट आंसर आ वो हैगा वा राइट आंसर जिहड़ा 51 का
51 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ AIDA ਆ। AIDA ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਲਿਖ ਲਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, A for awareness, I for interest, D for desire, A for action। awareness, interest, desire and action। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ sequential model used to explain the advertise work, advertise ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇੰਟਰਸਟ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। 51 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? B। ਨੈਕਸਟ, what is a monetary limit to file a complaint for compensation? monetary limit ਕਿੰਨੀ ਆ for to file a complaint for compensation before the National Commission under the Consumer Protection Act। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 52 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਅਪ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕਰੋੜ, ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? D। 52 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ D। ਨੈਕਸਟ, ਅ ਪਰਸਨ ਐਗਰੀਡ ਬਾਈ ਅ order made by a national commission can appeal against such order to the 53 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਸਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਲ ਆਫ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਊਟਫੁਲ, ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬੈਂਕਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਰਿਵਾਰਡ a businessman gets for bear the risk is called remuneration, commission, bonus or profit। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 57 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਰ ਰਿਸਕ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਲਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਨਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਏਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਏਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, in a cooperative society the principle followed is, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। 59th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ? 1 person 1 vote। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? B। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the Steel Authority of India Limited which of the following form of organization। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ
वो किस तरीके की है, स्टैचूरी आ, गवर्नमेंट आ, मल्टीनैशनल आ या डिपार्टमेंटल आ। जिहड़ी स्टील इंडस्ट्री आ वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर आती है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आती है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 विच आर द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल जिन्ने भी टाइप के इंश्योरेंस ने, मराइन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस है ना, इनू पढ़ के जरूर जाओ। जो 61 कहता है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। जनरल मीनस आम इंश्योरेंस जी, मतलब जनरल मीनस आम इंश्योरेंस है ना, मतलब किसी चीज़ नूं, थिंग्स नूं लैके जिहड़ा इंश्योरेंस किया जाता। सो ये की नहीं कंसीडर किया जाता, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कंसीडर किया जाता। राइट आंसर इज डी। क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ अडैमनिटी। अडैमनिटी कॉन्टैक्ट के अंदर जिहड़ा नहीं आता। 62 हुण एक चीज़ पता होनी चाहिए तुहानूं कि अडैमनिटी का अपना मीनिंग की है। जे अडैमनिटी का मतलब पता तो ही आप आंसर दे पावांगे। इंडैमनिटी हुंदा की है, इंडैमनिटी का मतलब की है, जो तुहानूं ये क्लीयर होगा तो ही आप आगे कर सकेंगे। सपोज करो किसी मतलब कोई आप इंश्योरेंस कराया, जे आपां नूं लॉस हो जाता तो आपां जिहड़ा लॉस आ, सपोज करो कोई कार सीगी तो मैं उसका इंश्योरेंस करवा लिया। सो जो मेरे कार का लॉस हो गया, मतलब वट एवर कुछ नुकसान हो गया, तो जे मैं वो इंश्योरेंस कवर करूँगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी मैनू पे आउट करूगी वो थिंग्स, मतलब वो परसन नूं जे पे आउट कर पाउंदी है तो उस चीज़ नूं इंडैमनिटी कहते। बेसिकली इहदा जिहड़ा कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आता लाइफ इंश्योरेंस आ, क्योंकि जो लाइफ ही खत्म हो जाती है फिर वो परसन नूं बेनीफिट नहीं मिलता। सो एक ही है लाइफ इंश्योरेंस का आंसर है। क्लीयर। ये सिंपल जिहा टॉपिक आ। सो आई थिंक तुसीं ईजिली समझ सकते हो हुंदा की इहदे अंदर। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज अ लोन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। Which are the following alone can ensure the effective ethics program in a business enterprises। हाँ जी, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस की ने पढ़ के देखो। फर्स्ट ऑप्शन की कहती है replication of the code, second involvement of the employees, third one is establishment of the compliance, and last one is none of these। ਹੁਣ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग alone can ensure the effective ethics program। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, मतलब प्रोग्राम इफेक्टिव एथिक प्रोग्राम चला सकता है। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ऑफ द कोर्स नो ਕਹਿੰਦੇ कोर्स मतलब रिप्लीकेशन हुई जान। नकल आप किसी चीज़ की नकल करिए कि आप उन्होंने इफेक्टिवली चला सकते हैं, नहीं चला सकते। जे अपने कोर्स होंगे, अपने एथिक्स होंगे तो ही आप इफेक्टिव बिजनेस में चला सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंप्लॉयज़, जिथे इंप्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट होगी उत्थे डिस्कशन बहुत होगी, उत्थे डिले हो जाएंगे डिसीजन दे विच। ईवन उस प्रोग्राम दे विच बहुत सारे ऑप्शनस होंगे। सो आप सारे इंप्लॉयज़ को खुश नहीं कर सकते कदे भी। सो इस चीज़ ये कंसीडर नहीं किया जा सकता। एस्टैबलिशमेंट ऑफ कंप्लायंस ये किते ना किते हैल्प जरूर करते हैं, बट उन्हें पूछा एलोन, जिथे एलोन वर्ड आ गया। सो बेसिकली ये तीन ऑप्शंस नहीं गया। सो जो राइट आंसर है वो की है डी। इन्हों चो कोई भी यही ऑप्शन नहीं गी जिहदे इकल्ले दे सिर ते आपां इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम बिजनेस का जो चला सकी। बेसिकली इस चीज़ में ध्यान रखो, बच्चे सोचते हैं कि एलोन जो एलोन हो गया, ऑनली हो गया है ना, ये मस्ट शुड ये वर्ड्स में ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बिहाफ से ही अपने जो आंसर्स आ बहुत चेंज हो जाते। नेक्स्ट सो इसका राइट आंसर की है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीगल कॉस्ट इनकर्ड इन अ केस ऑफ डिस्प्यूट लैंड एंड बिल्डिंग इज क्लासीफाइड एज अ। कहते कोई अपने खर्चे होए आ उन्होंने आप कित्थे कंसीडर करांगे। कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे विच, इन्वेस्टिंग दे विच या फाइनैंसिंग दे विच। सो लैंड का कोई भी डिस्प्यूट्स आ, लैंड आ जो अपना इन्वेस्टिंग का पार्ट आ जाता, क्योंकि आप उत्थे इन्वेस्ट करते हैं पैसा ना। सो इसका जो राइट आंसर होगा जी कॉस्ट इनकर्ड की जाऊगी। सो उस चीज़ को भी आप कित्थे लैके चलांगे, बी दे विच लैके जावांगे, इन्वेस्टिंग दे विच। नैक्सट क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट मैथड इन अ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज सूटेबल when there are fall in price, fluctuation, rise in price। ਹੁਣ एक चीज़ ध्यान दो, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक जो आप खरीदते बेचते हैं तो कहते वो अंदर बहुत सारे प्राइस के चेंजिस आते हैं। कदे प्राइस जो आप एक बार स्टॉक खरीदणगे 10 रुपये का
दूसरी बार प्राइस खरीदणगे और रॉ मटेरियल खरीदणगे वो 12 रुपये का, तीसरी बार खरीदणगे वो 8 रुपये का रह गया। सो इदा चेंजिस आ रहा, फ्लक्चुएशन हो रही है प्राइस के अंदर, है ना। सो जो अपने प्राइस के अंदर चेंजिस होण या स्टेबिलिटी हो 8 रुपये रहे या चेंजिस आउण या इनक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, तो कहता आपां नूं किहड़ा मैथड चुनना चाहिए। मतलब अलग अलग मैथड्स ने। हुण इत्थे गल कीती है एवरेज स्टॉक कॉस्ट मैथड, कहते ये इन्वेंटरी के अंदर कदों यूज़ किया जाता। थोड़ा जिहा जे तुसीं मतलब लॉजिकली समझोगे तो थोड़ा पता लग जूगा कि जे आपां एवरेज मैथड नूं फॉल्स ते यूज़ करिए, मतलब फॉल इन प्राइस घट रहा, तो जे आपां हुण 8 6 4 है, फिर आपां नूं एवरेज तो लोड़ ही नहीं, क्योंकि स्टॉक खरीदांगे तो आपां नूं ईजिली ਆਪਾਂ ਨੂੰ जिन्ना अपना कॉस्ट ਤੇ प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚ बेनीफिट अपना इंक्रीज़ होई जाऊगा। सो ये फॉल इन प्राइस भी नहीं आ सकता, राइज इन प्राइस भी नहीं आ सकता, एवरेज उत्थे ही आऊगी जो अपना प्राइस घटदा वधदा होवे, ताकि आप अपनी कॉस्ट नूं ईजिली रिकवर कर दे और अपने जिहड़े प्रॉफिट्स आ वो कंटिन्यूटी दे विच बने रहन। सो बेसिकली जिहड़ा इहदा राइट आंसर आ वो की आ सी। जो प्राइस फ्लक्चुएट करदा वधदा घटदा रहिंदा तां आपां एवरेज कॉस्ट मैथड नाल यूज़ करदे हैं। क्लीयर। सो जिहड़ा राइट आंसर है वो की है सी है। नैक्सट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किहड़ा वा, ये 3 तरीके की अपनी हाँ फाइनैंशियल अकाउंटिंग भी हैगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। सो ये 3 तरीके के अपने अकाउंट्स आ, बट इत्थे पूछा गया कि वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किहड़ा वा। सो जो 66 का जो राइट आंसर आ वो की आ, मैनेजमेंट किस चीज़ से स्ट्रेस। देखो फाइनैंशियल अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाने की बनाने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये आप बनाने ये कह लिए बनाने ये आप आउटसाइडर्स लिए बनाने, जिवें बैंक तो लोन लेना हो या इन्वेस्टर्स के लिए। बट जो मैनेजमेंट लिए जो मेन कंपोनेंट आ वो कॉस्ट अकाउंटिंग, वो चाहती है कि साड़ी कॉस्ट किवें रिड्यूस हो, वो इस तरीके वो अकाउंट्स नूं प्रिपेयर करती है। कॉस्ट अकाउंट्स के उत्ते कंपनी का ज़्यादा ध्यान होंदा मैनेजमेंट का, ताकि असीं वध तो वध कॉस्ट रिड्यूस करिए तो साडे प्रॉफिट्स नूं जिहड़ा असीं इनक्रीज़ कर सकीए। और जिहड़ा रह गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग हुंदा ही नहीं पहली गल बेसिकली। सो ये दो ही आ, फाइनैंशियल अकाउंटिंग ते कॉस्ट अकाउंटिंग। जिहड़ा मैनेजमेंट का मेन स्ट्रेस हुंदा वो कॉस्ट अकाउंटिंग के उपर हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन, स्टॉक इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द फिक्स एसेट्स, पार्ट ऑफ द करंट एसेट, इंटेंजिबल ते टेंजिबल। हुण इत्थे ना ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग है, इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझो। इंक्लूडिंग इन कैटेगरी ऑफ द फिक्स एसेट्स, नो फिक्स एसेट्स का स्टॉक आउंदा नहीं, आउंदा कित्थे वो करंट एसेट्स दे विच आउंदा कित्थे वो टेंजिबल एसेट्स भी आ जांदा, बट टेंजिबल आप फिक्स ते करंट दे विच डिवाइड कर दिंदे आ। सो बेसिकली वो हुम वी कैन टच एंड सी बहुत एक्सप्लेनेशन आ जांदा, बट जो आप स्पैसीफिक आंसर मिल रहा, सो स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट। सो राइट आंसर की है बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम that is not taken into the account in computing the current ratio। हाँ जी, कहते जो आप करंट रेशो कढ़ते हैं, करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो वह फॉर्मूला की होंगे करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। कहते इन्होंने चो कि चीज़ वो अंदर नहीं लेंदे। हुण करंट एसेट्स ते करंट लाइबिलिटी की गल आ गई तो थोड़ा पता होगा कि बिल्स रिकवरी बिल्स रिसीवेबल आ अपने करंट एसेट आते, कैश आ बैंक आ करंट एसेट आते, की नहीं आता करंट एसेट एक ही अपना फिक्स एसेट्स का। सो राइट आंसर इज ए। नैक्सट, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द एथिकल बिहेवियर इन द बिजनेस। कहता किहड़ा फैक्टर है जो अपने एथिकल बिहेवियर नूं बिजनेस दे नूं इफेक्ट करदा, इन्फ्लुएंस करदा। सो जो पब्लिक डिस्कलोजर, इंस्पिरेशन फ्रॉम द लीडर्स, प्रैशर फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव या ऑल ऑफ अबव। जो 69th का जो राइट आंसर आ वो की होगा। देखो किहड़ी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, उन्होंने आए नहीं पूछा कि ज़्यादा किहड़ी इन्फ्लुएंस करती है। सो उन्होंने कहा किहड़ी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। यस, पब्लिक डिस्कलोजर भी अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता। अपने जो लीडर्स ने उन्होंने तो आप इंस्पायर होंगे, वो भी अपने बिजनेस में इफेक्ट करते हैं। टॉप लैवल मैनेजमेंट कितना प्रभाव पाती है अपने बिजनेस के अंदर, वर्कर्स के उपर स्ट्रैस पाती है काम करने, उस चीज़ का भी एथिकल बिहेवियर मतलब बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट किवें दा हुंदा। सो ये सारियां चीज़ें इफेक्ट करती हैं। जो राइट आंसर है वो की है डी। 69 जो राइट आंसर वो की है डी। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट किहड़ा वा, इक्विटी भी आ, प्रेफरेंस भी आ, डेट्स भी आ या ऑल ऑफ अबव। हुण 70th का जो राइट आंसर है वो की है आपां डी। मैं तुहानूं फिर इसका जो राइट आंसर है वो डी है, इक्विटी प्रेफरेंस ते डेट्स। मैं तुहानूं पहले दस दिंदा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आ। इस नाल दे शायद मैं लास्ट वीडियो भी कहा सी कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बर्स्टिंग। मैं तुहानूं रिपीट कर देना, कैपिटल स्ट्रक्चर,
कैपिटल बस्टिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, आने वाले समय में मैं तुम्हें ये वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, इन्हें जरूर पढ़ के जाओ। सो कैपिटल स्ट्रक्चर की आ तिना इक्विटी ते डेट का रेशियो होंदा बेसिकली, सो प्रेफरेंसेस भी किते ना किते इन्वॉल्व होंदे ने उहदे विच। सो इन्हां दा जिहड़ा कॉम्बीनेशन हो की कैपिटल स्ट्रक्चर। नैक्सट क्वेश्चन, कैपिटल बस्टिंग कैन बी यूज्ड, आ देखो आई क्वेश्चन मैं हुणे ऊपर गल की कैपिटल स्ट्रक्चर, आ कैपिटल बस्टिंग आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। कैपिटल बस्टिंग कैन बी यूज फॉर द परपस ऑफ, कहते कैपिटल बस्टिंग किहड़े परपस लिए यूज़ की जाती है, रॉ मटीरियल के लिए, गुडविल के लिए, लैंड बिल्डिंग के लिए, मशीनरी। हम गल याद रखो कैपिटल बस्टिंग का सानूं मीनिंग क्लीयर होना चाहिए। कैपिटल बस्टिंग का मतलब होंदा वा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे जे तुसीं सोचोगे इत्थे रॉ मटीरियल गलत ऑप्शन है ना, जिहड़ा